नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में भाजपा सरकार बनने पर युवक ने जलाई मार्कशीट। बोला, अखिलेश की सरकार बनने पर नौकरी मिलने की थी उम्मीद। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में ईवीएम की चौकसी करने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस केस। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी का बीजेपी को संदेश। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा लखीमपुर कांड का, लखीमपुर खीरी की घटना पर भी बने फिल्म। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया ये बयान। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फेसबुक ने बीजेपी को सस्ते में दी विज्ञापन डील। रिपोर्ट में खुलासा, संसद में सोनिया गांधी ने उठाया सवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भाजपा को सीटों का नुकसान हुआ है, 2024 के चुनाव में भाजपा के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। यूपी में भाजपा सरकार बनने पर युवक ने जलाई मार्कशीट। बोला, अखिलेश की सरकार बनने पर नौकरी मिलने की थी हमें उम्मीद। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में विधानसभा चुनावों से समाजवादी पार्टी की हार से मायूस करहल के एक युवक ने अपने शैक्षिक अभिलेख ही जला दिए। मैनपुरी में इस सीट से अखिलेश यादव ने अपना विधानसभा चुनाव जीता है। युवक प्रदेश में सपा की सरकार न बनने पर हताशा जता रहा है और उसका कहना है कि अब उसे अपनी सरकारी नौकरी लगने की कोई उम्मीद नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। अखिलेश यादव इस सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीते हैं और चुनाव के दौरान सपा समर्थक युवाओं में जबरदस्त उत्साह था, परंतु परिणाम आने के बाद जब सपा की सरकार नहीं बनी तो ज़्यादातर हताशा में डूबे हैं। और इसी हताशा में करहल कस्बा में मोहल्ला देवी रोड निवासी शील रतन साके ने अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र जला डाले। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूरे उत्तर प्रदेश में ईवीएम की चौकसी करने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस केस। जी हां दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव की 10 मार्च को हुई वोटिंग की गिनती के एक दिन पहले मतगणना केंद्रों में प्रवेश करने के पहले सरकारी वाहनों की जांच के लिए पुलिस केस का सामना कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव की काउंटिंग के पहले उस समय विवाद खड़ा हो गया था जब सत्तारूढ़ बीजेपी की प्रमुख प्रतिद्वंदी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने बनारस के एक काउंटिंग सेंटर से ईवीएम मशीन की चोरी का आरोप लगाया था। यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से वोट की गिनती शुरू होने के पहले ईवीएम की पूरी समय चौकसी करने को कहा था और इसी रात और अगले दिन बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के सभी 75 जिलों की काउंटिंग सेंटर पर एकत्रित हुए थे। कई स्थानों से ऐसे वीडियो भी सामने आए थे जिनमें काउंटिंग सेंटर से प्रवेश से पहले इन कार्यकर्ताओं को सरकार वाहनों की जांच करते देखा गया था और इस संबंध में पूर्वी सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ 7 अलग अलग केस दर्ज कर लिए गए हैं। बस्ती के पुलिस प्रमुख आशीष श्रीवास्तव ने एक बयान में कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काउंटिंग के एक दिन पहले अनाधिकृत तरीके से सरकारी अफसरों के वाहनों की जांच कर रहे थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी का बीजेपी को संदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बावजूद पार्टी के लिए आने वाले राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके पास देश भर में मनोनीत प्रतिनिधियों की कुल संख्या का आधा भी नहीं है। ये कहते हुए कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, ममता बनर्जी ने कहा कि जिनके पास देश में कुल विधायकों की संख्या के आधे भी नहीं है, उन्हें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां पिछली बार की तुलना में मजबूत है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव इस बार बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला है और उनके पास देश के कुल विधायकों के आधे भी सीट नहीं है। विपक्षी पार्टियों के पास देश भर में उनसे ज्यादा विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ तक कि यूपी विधानसभा चुनाव में हारने वाली सपा के पास भी पिछली बार की तुलना में अधिक विधायक हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी की घटना पर बने फिल्म, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी की घटना पर द लखीमपुर खीरी फाइल्स के नाम से फिल्म बननी चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को सीतापुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों को जीप से कुचल दिया गया था और इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। द कश्मीर फाइल्स की तरह ही लखीमपुर की घटना पर भी
फिल्म बननी चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या लखीमपुर कांड की घटना पर भी फिल्म बनना चाहिए? हाँ या ना में हमें बताइए। और अगर अखिलेश यादव की बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो लाइक नहीं किया है तो जरूर कीजिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वर्गीय महेंद्र वर्मा के आवास पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शोक व्यक्त करने गए थे। वरिष्ठ समाजवादी नेता महेंद्र वर्मा का बीते दिनों निधन हो गया था। अखिलेश यादव ने सीतापुर में श्रद्धांजलि सभा में कहा कि वर्मा वरिष्ठ सामाजिक चिंतक थे और उन्होंने लगातार संघर्ष किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फेसबुक ने बीजेपी को सस्ते में दी विज्ञापन डील और रिपोर्ट में खुलासा, संसद में सोनिया गांधी ने उठाया सवाल। जी हां दोस्तों, अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के एल्गोरिदम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को अन्य राजनीतिक दलों के मुकाबले सस्ते विज्ञापन वाली डील मुहैया कराई। ये बात 22 महीने और 10 चुनावों में फैले विज्ञापन खर्च के एक विश्लेषण में सामने आई है। साथ ही बताया गया है कि 10 में से 9 चुनावों में पार्टी से उसके विरोधियों की तुलना में विज्ञापन के लिए कम रकम ली गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ना पर बनाई ये रणनीति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए गए। जारी परिणाम के मुताबिक भाजपा की सरकार बनी और समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली, कांग्रेस को 2 सीटें मिली और कांग्रेस ने यूपी में अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे कांग्रेस के प्रदर्शन और भविष्य की रणनीति को लेकर मंगलवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। समीक्षा बैठक में चिन्हित किया गया कि ये परिणाम जहां एक तरफ कांग्रेस को अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की तरफ इशारा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेहतर ढंग से आगे का रास्ता तैयार करने का भी मौका देते हैं। सभी ने मिलकर चुनाव परिणाम से जुड़े हर पहलू पर बारीकी से चिंतन किया है। समीक्षा बैठक में फौरी तौर पर संगठनात्मक बदलावों, कार्यकर्ताओं से संवाद के जरिए फीडबैक प्रणाली खड़ी करने व कांग्रेस के एजेंडे को जनता तक और बेहतर तरीके से पहुंचाने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सबने मिलकर राय बनाई कि कांग्रेस पार्टी को संगठन में जरूरी बदलाव करते हुए तुरंत लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटना होगा। वर्तमान नतीजों से सीखते हुए हमें जनता के मुद्दों पर संघर्ष एवं लोकसभा चुनाव की जमीनी स्तर की रणनीति अभी से तैयार करनी होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक दिन भी बर्बाद नहीं करना है, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भगवंत मान ने किया वादा। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने बुधवार को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के गांव में हजारों लोगों की भीड़ में एक समारोह में पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जहां उन्होंने राज्य में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से लड़ने का वादा किया। शहीद भगत सिंह नगर जिले के खटकर कला गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज से ही काम शुरू हो जाएगा, हम एक दिन भी बर्बाद नहीं करेंगे, हम पहले ही 70 साल की देरी कर चुके हैं। शपथ ग्रहण के बाद भगवंत मान ने चंडीगढ़ में अपने कार्यालय में कार्यभार ग्रहण भी किया और पूर्व में कॉमेडियन रह चुके मान ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नम्रता की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं होना चाहिए कि वो अहंकारी हो गए हैं। वो उस कार्यक्रम में शपथ लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे जहां भीड़ में और मंच पर कई लोगों ने पीले रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। माना जा रहा है कि मान कैबिनेट के अन्य सदस्यों को बाद में शपथ दिलाई जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब भी समाजवादी पार्टी की हार मानने को तैयार नहीं अखिलेश यादव, बीजेपी को लेकर कह दी ये बात। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए करीब एक सप्ताह हो चुका है, लेकिन यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब भी अपनी पार्टी की हार मानने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों पर परोक्ष रूप से सवाल उठाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है। सीतापुर पहुंचे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है और जनता के सहयोग और सपा के कार्यकर्ताओं के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और बीजेपी घट रही है। वोट का प्रतिशत और सीटें बढ़ी हैं। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी है। बीजेपी को हल निकालना होगा कि महंगाई कम कैसे हो। दोस्तों, बीजेपी ने उतारा वोटर्स का कर्ज, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, 2024 पर भी बोले। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही भाजपा ने होली के त्योहार पर महंगाई का तोहफा देकर अपने मतदाताओं का कर्ज उतार दिया है। आटा, मैदा, तेल, घी समेत सब कुछ महंगा हो गया है।
उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में जनता भाजपा को करारा सबक सिखाएगी। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव नतीजों से जाहिर है कि जनता के बड़े वर्ग का भरोसा समाजवादी पार्टी पर है। सत्ताधारी याद रखें, छल से बल नहीं मिल सकता। इशारों में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 51.5% वोट मिले और उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयां कर रही है। ऐसे भी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी की 2.5 गुना सीट बढ़ाकर अपना रुझान जता दिया है और भाजपा की सीटों का घटाव भविष्य का संकेत है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के संरक्षण में अपराधी तत्व फिर सक्रिय हो उठे हैं। मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर में कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी है। न कानून का डर है न पुलिस का खौफ। एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार को आखिर कब होगा जिम्मेदारियों का एहसास? कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर सियासी जंग के बीच कांग्रेस का हमला। जी हां दोस्तों, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को कश्मीर पंडित की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि कई कश्मीरियों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू की नीतियां जिम्मेदार हैं। पलटवार करने में देर नहीं लगाई। पार्टी ने कश्मीरी पंडितों की बदहाली के लिए बीजेपी को जिम्मेदार माना है। कांग्रेस का कहना है कि वीपी सिंह की सरकार, जिसे बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, दिसंबर 1989 में आई और कश्मीरी पंडितों का पलायन जनवरी 1990 से शुरू हो गया। तत्कालीन गवर्नर जगमोहन ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या देश के पीएम बापू के आदर्शों से लेकर कश्मीरी पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्मों के जिम्मे छोड़ देना चाहते हैं? तथ्यों और सच्चाइयों से मुंह फेर मोदी सरकार को आखिर कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा? तो दोस्तों, एक बार फिर से भाजपा को घेरने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने। सुरजेवाला ने इस मसले पर सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी जी बताएं कि जब 1990 में कश्मीरी पंडित आतंक और बर्बरता के साए में पलायन को मजबूर हुए, तब भाजपा के 85 सांसद, जिनके समर्थन से केंद्र की वीपी सरकार चल रही थी, वो क्या कर रहे थे? सीएम को हटाकर उनके बिठाए राज्यपाल ने सुरक्षा देने की बजाय पंडितों को पलायन के लिए क्यों उकसाया? सुरजेवाला ने कहा कि याद करें, भाजपा समर्थित सरकार में जब कश्मीरी पंडितों का उत्पीड़न और पलायन हो रहा था, तब राजीव गांधी जी ने संसद का घेराव किया और उनकी आवाज उठाई, मगर भाजपा ने इस त्रासदी को मौन समर्थन दिया। राजनीतिक फायदे के लिए रथ यात्रा निकालते रहे। ये तब भी वैसे थे और अब भी ऐसे ही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल किया कि 8 सालों में मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए क्या किया? कश्मीर में फिर से हालात बदतर हुए हैं। हिंसा बढ़ी और हजारों कश्मीरियों को पलायन करना पड़ा। जब कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं कर सके तो फिल्म दिखाने में जुट गए। नफरत की खेती से फायदे की फसल कब तक उगाएंगे? देश की इन दोनों प्रमुख पार्टियों के इस आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच कश्मीरी पंडितों के पलायन पर विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म खूब चर्चा में है और बॉक्स ऑफिस पर भी इसको जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस फिल्म पे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बोलते तो हैं, लेकिन उनकी तरह काम नहीं करते। शशि थरूर का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी कई बार सही बातें कहकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह लक्षण दिखाते हैं, लेकिन वो अपनी कथनी को करनी में नहीं बदलते। इतना ही नहीं, थरूर ने कहा कि पीएम मोदी जो सार्वजनिक तौर पर कहते हैं, अगर वो वैसा करें तो वो देश की सेवा अच्छे से कर सकते हैं। सागरिका घोष द्वारा लिखी अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी के लॉन्च के मौके पर शशि थरूर ने कहा कि कभी कभी पीएम मोदी अपने भाषण में सही बातें कहकर अपने अंदरूनी वाजपेयी को दिशा देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो उन्हीं मूल अंतर है। शशि थरूर ने पीएम मोदी के कश्मीर दौरे का जिक्र किया, जहां उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा देने और युवाओं को आतंक का रास्ता छोड़ने की अपील की थी। थरूर ने कहा कि पीएम मोदी जो कहते हैं, अगर वो अपनी कथनी को
करनी में बदल दें तो देश की बेहतर सेवा कर सकते हैं। थरूर ने कहा कि अब संसद सरकार के फैसले की नोटिस बोर्ड की तरह बन गई है, जहां विपक्ष की कोई सलाह नहीं ली जाती। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा में सोनिया गांधी ने उठाया सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुद्दा, फेसबुक ट्विटर पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में एक बार फिर सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरोप लगाया कि ये राजनीतिक दलों के नैरेटिव को आकार देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह बार बार नोटिस में आया है कि वैश्विक सोशल मीडिया कंपनियां सभी पार्टियों को समान अवसर प्रदान नहीं कर रही हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कैसे फेसबुक ने रूलिंग पार्टी का साथ दिया। ऐसे ही कई और रिपोर्ट में भी दावा किया गया है, जिसमें बताया गया कि फेसबुक ने खुद अपने नियम तोड़ते हुए सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार का पक्ष लिया है। गलत जानकारी के चलते देश के युवाओं और बुजुर्गों में नफरत भरने का काम किया जा रहा है। कंपनी इस बात से वाकिफ है, लेकिन अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर केस के गवाहों को मिलेगी सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार को बड़ा आदेश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लखीमपुर हिंसा मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सभी गवाहों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। होली की छुट्टी के बाद मामले की सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों सहित 8 लोग मारे गए थे। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि आशीष को जमानत देने का हाईकोर्ट का आदेश अपराध की गंभीरता के हिसाब से गलत था और सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लखीमपुर खीरी मामले में एक गवाह पर बीती रात हमला किया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब की राजनीति में नया अध्याय, अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में भगवंत मान ने राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब की राजनीति में आज से नया अध्याय शुरू हो चुका है। भगवंत मान ने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री पद के तौर पर स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में शपथ ली। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम पद की शपथ दिलाई और इसके बाद भगवंत मान ने राज्य की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जो लड़ाई भगत सिंह ने लड़ी, वही लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। सीएम मान ने कहा कि आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी देश में बदलाव ला रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में स्कूल और कॉलेजों का स्तर सुधारेंगे, दिल्ली की तर्ज पर पंजाब का विकास करेंगे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं। साथ ही लाखों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का प्लान, होली के बाद होगा डोर टू डोर कैंपेन। जी हां दोस्तों, दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। इसके पीछे की वजह केंद्र सरकार को बताया गया है और इसी बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी इलेक्शन की देरी को देखते हुए एक नया प्लान बना लिया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने समर्थन आधार को बढ़ाने और अपने कैडर को सक्रिय करने के लिए होली के बाद एक विशाल डोर टू डोर कैंपेन करेगी। पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण जैसे कुछ मुद्दे उठाए थे। हालांकि अब आम आदमी पार्टी ने एक नई योजना बनाई है, जिसमें आम आदमी पार्टी बीजेपी का चुनाव में डर का हवाला दे रही है और इसके आधार पर ही अपनी रणनीति तैयार कर रही है। हिजाब बैन पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में मिली है चुनौती और छात्रा ने दायर कर दी है याचिका। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। एक छात्रा निबा नाज ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है और उसने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं खारिज कर दी और अदालत ने इसके साथ ही राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार रखा। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि स्कूल की वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है और जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकती। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जे एम खाजी की पीठ
पीठ ने आदेश का एक अंश पढ़ते हुए कहा कि हमारी राय है कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी में खींचतान शुरू। कानपुर में एक सीट पर 8 दावेदार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इसी बीच निर्वाचन आयोग और पार्टियों की ओर से एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाइयों की तरफ से दावेदार का नाम भी क्षेत्रीय इकाई के द्वारा प्रदेश भेजा जा रहा है और अभी तक कानपुर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर मिलकर बनी एक सीट पर अभी तक 8 दावेदार सामने आ चुके हैं, जबकि कानपुर बुंदेलखंड की 4 सीटों पर 25 लोग दावा कर चुके हैं। वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन दावेदारों में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, कई क्षेत्रीय इकाई और पार्टी से जुड़े नेता शामिल हैं। आपको बता दें कि 15 मार्च से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एमएलसी चुनाव का मतदान 9 अप्रैल को होगा। जो मतदाता जिस जिले में रहता है वो उसी जिले में मतदान कर सकता है और इस चुनाव में सांसद, विधायक, महापौर, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रमुख और प्रधान मतदान करेंगे। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।